हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको, ठीक है ना, बायोलॉजी के जितने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को साथियों उत्तर के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं क्वेश्चन बैंक से बताऊँगा। ठीक है ना, उसके बाद में साथियों, ठीक है ना, मैं बहुत ही आसान शब्दों में उसका उत्तर जो है आपको लिख कर दोस्तों याद कराने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको आप दोस्तों लिख लीजिएगा। ठीक है ना, या फिर आप इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चन को जो आप टिक करेंगे उनका जो उत्तर है ना बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों मैं आपको वीडियो में ही याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जितने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर सबसे पहले आप टिक करते हुए चलिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना, और जो बहुत से बहुविकल्पीय क्वेश्चन ऐसे हैं साथियों जिनको अगर आप दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कर देते हैं ना तो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है ना 60 से 70% वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ना ये सभी उत्तर वहाँ पर जो दिया गया उसी से बने हुए हैं। तो अगर आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ये सब तो आपका बिल्कुल आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। साथियों, यहाँ पर जो है ना जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है ना वो 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपको इधर कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक है साथियों, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, अभी मैं इसको आपको याद भी कराऊंगा। ठीक है ना, इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ और अभी मैं दोस्तों इसके जस्ट बाद में तुरंत मैं आपको दोस्तों, ठीक है ना, इसका उत्तर आपको कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बात करेंगे दोस्तों। साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि आभासी फल या फिर मिथ्या फलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसको आप यहीं पर याद कर लीजिए, सेब और स्ट्रॉबेरी क्या होते हैं, ये आभासी फल होते हैं। ठीक है साथियों, इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में कराऊंगा कि आभासी फल किसे कहते हैं। तो आप यहीं पर एक बार समझ लीजिएगा कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं, जैसे कि सेब और स्ट्रॉबेरी। ठीक है साथियों, और ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उन्हें वास्तविक फल कहते हैं। ठीक है साथियों, लगभग लगभग सभी जितने फल होते हैं ना वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, लेकिन सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सभी आभासी फल होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को भी आपको तैयार कर लेना है कि बीजांड का चित्र बनाइए। दोस्तों, यहाँ पर आपको भी दिक्कत कुछ भी नहीं लेना है, बस आप वीडियो को देखिए या फिर आप टिक कर लीजिए या फिर आप इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी का उत्तर जो है ना मैं आपको कराऊंगा। ये नहीं कि आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, रटना आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो ये बीजांड का चित्र आपको यहाँ पर याद तैयार कर लेना है अच्छे से। और किस प्रकार से करना है सभी क्वेश्चन को, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको टिक कराऊंगा उतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उसका उत्तर भी याद कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको टिक करा दूं, उत्तर आपको रटना पड़े, ये सब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, या तो आप इसको लिखिए, उसके बाद में इसका उत्तर भी बताऊँगा। यहाँ से नहीं बताऊँगा, इससे उत्तर मैं अपने हिसाब से लिखूँगा आसान शब्दों में। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है कि मसल फल किसे कहते हैं। मसल फल यानी कि जो गुदा फल होता है ना, जो ऐसे फल जो गुदेदार होते हैं वो क्या होते हैं, आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम बताइए। ठीक है ना, अभी आप इसको सभी को आप टिक करते हुए चलेगा, इन सभी का उत्तर मैं आपको, ठीक है ना, बताऊँगा, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है।
उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये रहा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आभासी फल किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हीं को हम आभासी फल कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। सेम वही बात है, पुष्पासन क्या है, अंडाशय का, ठीक है ना, एक दूसरा भाग है, यानी कि जो पुष्प होता है ना, उसमें अंडाशय होते हैं और पुष्पासन भी होता है। तो जब अंडाशय से बनेगा तो वो वास्तविक फल, और जब पुष्पासन से बनेगा या फिर किसी अन्य भाग से बनेगा तो उसे आभासी फल कहते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पर याद हो गया इतना। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि त्रिक संलयन क्या होता है। क्या है मेरे साथियों, त्रिक संलयन किसे कहते हैं, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिक संलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप इसका वीडियो देख लेते हैं, इसका उत्तर का ना, तो वीडियो देखते ही आपको ये क्वेश्चन जो है ना तुरंत के तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, जितने सभी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको दोस्तों वीडियो देखते ही तुरंत याद हो जाएगा। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप देखेंगे ना तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और याद भी अच्छे से हो रहा है। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक, इधर कुछ भी नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको पढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भी आया है भाषी, यहाँ पर आपको ये पढ़ लेना साथियों, आसंग जनता और अनिषेक फलन किसे कहते हैं। साथियों अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है ना, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सभी में सेम होगा, आप इसको टिक करते हुए चलेगा। उत्तर जब साथ में बताऊंगा तो चाहे वो उत्तर को आप लिख लीजिएगा, चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपको समझ में तो वीडियो में ही आ जाएगा, बस एक बार आपको रिवीजन चाहे करिएगा या फिर मत करिएगा, आपको सब कुछ आपके माइंड में फिट कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि आसंग जनता या फिर अनिषेक फलन किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, इनको आप इस दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको इधर कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है कि नर इक्मुकोद्भिद क्या होता है। ठीक है साथियों, ये लघु उत्तरीय है, 3 नंबर में आएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो ये बहुत बड़ा इसका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा यहाँ पर लिखा है। लेकिन साथियों मैं इसको जो है ना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैं इसको करा दूंगा, ठीक है ना। ये आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये याद करा दूंगा कि नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। 3 नंबर आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है कि परागण किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है साथियों। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसानी से याद कराऊंगा, ठीक है ना, बस अभी आप इसको करते हुए चलिए। दोस्तों मैं आपको थोड़ा जल्दी करा दूँ वरना दोस्तों, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ही कम बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये द्विनिषेचन पढ़ लेना है, ठीक है ना। वहाँ पर दोस्तों अभी क्वेश्चन आया था त्रिक संलयन, तो त्रिक संलयन का जब आप परिभाषा पढ़ेंगे ना तो उसी में द्विनिषेचन भी आ जाता है। इसको दोस्तों याद कराने की गारंटी मेरी है, बस उत्तर का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। द्विनिषेचन, द्वि का मतलब होता है 2, निषेचन का मतलब निषेचन, यानी कि जब 2 बार निषेचन हो तो उसे द्विनिषेचन कहते हैं। बस यही आपको तैयार करना है। आपसे 3 नंबर में पूछ जाएगा, तो 3 नंबर में किस प्रकार से लिखना है दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ये वही क्वेश्चन आ गया, अनिषेक फलन किसे कहते हैं, वहाँ पर अभी आया हुआ था, और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नया है,
बहुभुरुड़ता किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, तो बहुभुरुड़ता भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको तैयार कर लेना है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आसंग जनन, ये भी वहाँ पे आया हुआ था। तो यानी कि आपको आसंग जनन, बहुभुरुड़ता और अनिषेक फलन, ये तीनों जो है ना अच्छे से आपको तैयार करके जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इधर आएंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है ना, या फिर गुरु बीजाणु जन्म। ठीक है साथियों, वहाँ पर क्या था, नर युग्मकोद्भिद का विकास, और यहाँ पर क्या है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर आप इसको इससे पढ़ेंगे ना तो ये आपको याद भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ये लेंथी है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, आप इसको याद भी नहीं कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से मैं आपको कराऊंगा उस प्रकार से आपको करना है। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको तो करा ही दिया कि बीजांड तो आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है ना, बीजांड क्या होता है, जब आप बीजांड का चित्र देखेंगे ना तो चित्र के माध्यम से ही ये जो पूरी गाथा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो सब कुछ मैं आपको केवल चित्र के माध्यम से ही करा दूंगा। ठीक है ना, एक चित्र मैं आपको बना के समझाऊंगा, उसी चित्र को अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो ये पूरा जो गाथा लिखा है ना उसी चित्र से मैं आपको इतना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के माध्यम से आप लिख पाएंगे, लेकिन चित्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में साथियों इधर आपको मैंने तो बता ही दिया कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष तो आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 वही सेम है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था, हाँ, कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको भ्रूण पोष के प्रकार भी आपको पढ़ लेना है। ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी उत्तर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर जो देखना ये इतना बड़ा बड़ा ये आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन नंबर जो सेकंड है आ जाता है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है अब हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले तो आपको पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आपको तैयार कर लेना है। इसका चित्र आपको सिंपल सा इसका केवल चित्र आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद साथियों शुक्राणु भी आपको पढ़ लेना है, यानी कि जो पुरुष जनन तंत्र, ठीक, और मादा जनन तंत्र और शुक्राणु का चित्र आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन 8, आर्तव चक्र क्या होता है। ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से, या फिर ऋतुस्राव इसी को बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है साथियों, उसके बाद में ये हार्मोन आपको पढ़ लेना है, FSH और LH हार्मोन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद में मेरे दोस्त आपको यहाँ पर जो है ना लघु उत्तरीय का, ये रहा लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2, अंड जनन क्या होता है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, 2 नंबर में आएगा साथियों। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है ना फिर भी दोस्तों आपको जो है सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो अंड जनन क्या होता है इसको भी आप लिख लीजिएगा, इसको आप टिक कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर आपको शुक्राणु जनन भी पढ़ लेना है। ठीक है ना, शुक्राणु के चित्र मैंने आपको बताया और शुक्राणु जनन क्या होता है। देखिए वहाँ पर क्या था, क्वेश्चन अगले में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लघु उत्तरीय के अंड जनन था, और यहाँ पर क्या है शुक्राणु जनन। सिंपल था दोस्तों, बहुत ही आसान सा उत्तर है, तो इन दोनों को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है साथियों, हो गया इधर। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे साथियों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है ना, वहाँ पर क्या था, चित्र था, तो चित्र जब आप पढ़ेंगे तो चित्र के साथ साथ आपको काम भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चित्र आएगा वो तो अलग से आएगा,
और यहाँ पर 5 नंबर में चित्र भी आ सकता है और उसके कार्य भी आ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको चित्र भी तैयार करना है मानव जनतंत्र का, और साथ ही साथ में आपको उसके कार्य भी तैयार कर लेने हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं। और ये रहा वही क्वेश्चन सेम, मादा जनतंत्र का आपको चित्र और चित्र के साथ साथ कार्य। यहाँ पर दोस्तों इससे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो मैं कराऊंगा ना उसी को आपको करके जाना है। इतना बड़ा अगर आप याद करने के लिए बैठेंगे ना तो याद भी नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत टाइम इसमें आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में वीडियो में ही याद कराने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अभी आपको बस केवल आप कुछ भी नहीं करना आपको। अब ये आपके पास अगर है क्वेश्चन बैंक तो आप टिक करिए, नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको लिखिए। जितने सभी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ इसका उत्तर भी दोस्तों बहुत ही आसानी से कराऊंगा। जब आप वीडियो को देखेंगे ना तब आपके समझ में आएगा कि हाँ सच है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, वही सच है। उसके बाद में साथियों इधर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आ गया हमारा लेसन नंबर 3। ठीक है साथियों, जनन स्वास्थ्य। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको जो है ना ये क्वेश्चन आप एक बार यहीं पर कर लीजिए। उल्ब वेगन एक विधि होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे यहीं पर आप समझ लीजिए, वहाँ पर मैं आपको उत्तर में नहीं कराऊंगा। ठीक है ना, उल्ब वेगन विधि क्या होती है ये यहाँ पर आप समझिएगा। तो जब जो बच्चा होता है ना, जब माँ के गर्भ में होता है, ठीक है ना, तो उसमें एक माँ के गर्भ में एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है, एमनियोसेंटोसिस। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमनियोटिक एक द्रव होता है, ठीक है, माता के गर्भ में होता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है ना, उसके गर्भ से क्या करते हैं, जो द्रव होता है उसको निकाल लेते हैं। और जब वो द्रव निकालते हैं तो उससे उन्हें पता लग जाता है कि मतलब गर्भ में, ठीक है ना, मेल है या फिर फीमेल, यानी कोई बच्चा है या फिर कोई बच्ची है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, इससे जब उनको पता लग जाता है कि ये अगर फीमेल है तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, बहुत से हमारे देश में कुछ जाहिल लोग भी हैं जो लड़कियों को जो है ना जीना नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको गर्भ में ही मार देते हैं। तो इस पर जो है सरकार ने क्या रोक लगाया है। क्यों रोक लगाया है? क्योंकि वो जो क्या करेंगे, वो चेक कराएंगे, द्रव अगर निकालेंगे के बाद में अगर उनको पता लगेगा, ठीक है ना, कि अगर फीमेल है कोई लड़की है तो उसको मरवा देंगे। तो इसीलिए सरकार ने इस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया हुआ है। जितना मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ ना कि प्रतिबंध लगाया, ये क्या है वो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे ना तो पूरा वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए, किंतु आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। यही तो मैं आपको बताया हूँ कि द्रव निकालते हैं, निकालने के बाद में क्या करते हैं, उनको पता लगा कि फीमेल है उसको मार देते हैं। और आगे देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा वही कहानी लिखा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सुनाया है। अतः उल्बेघन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। यहाँ लगाना अति आवश्यक नहीं है, लगा हुआ है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको बहुत भारी प्रावधान है उसके लिए। ठीक है साथियों, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पर ये आगे भी आएगा, तो चाहे आप डिटेल में पढ़िए और चाहे आप इसका यहाँ पर भी पढ़ लीजिए। IVF का पूरा नाम क्या होता है? आई का मतलब इन, बी का मतलब होता है विट्रो, और एफ का मतलब फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है साथियों, फिर एक होता है GIFT, गिफ्ट होता है। जी का मतलब होता है गैमीट, आई का मतलब इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ थोड़ा सा कि आखिर ये होता क्या है। तो IVF एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ठीक है ना, स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु निकालते हैं और किसी पात्र में निषेचन करा देते हैं। ठीक है ना, यानी निषेचन गर्भ में मतलब वो संबंध बनाने से नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्त्री से क्या निकालेंगे, अंडाणु निकालेंगे, और पुरुष से क्या निकालेंगे, शुक्राणु। निकालने के बाद में उन दोनों को क्या भेद कराएंगे, किसी में किसी पात्र में।
तो उसी को हम बोल देते हैं पात्र निषेचन। यहाँ पर क्या है GIFT, यहाँ पर क्या है गिफ्ट। इसका जो नाम है ना वही इसका काम भी है। जिन महिलाओं में अंडाणु नहीं बनता है वो किसी दूसरी महिलाएं से गिफ्ट में ले लेती हैं क्या अंडाणु, ठीक है ना। तो जब वो अंडाणु को गिफ्ट में लेती हैं तो उसी को हम गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गेमीट इंट्रा फॉलोवेंट ट्रांसफर, यानी कि जो गेमीट होता है ना उसको महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक गिफ्ट प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है साथियों। अब उसके बाद में अगला है IUD का पूरा नाम लिखिए, ठीक है ना, गर्भाशयी यंत्र। उसके बाद में जिप्ट है और MTP है। यहाँ पर गिफ्ट था, यहाँ पर जिप्ट है। यहाँ पर जाइगोट का ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इसका जो है ना फुल फॉर्म आपको अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले नहीं आता था लेकिन ये क्वेश्चन 2022 और 23 में आया है, तब से दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद मेरे साथियों ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप सभी को भी याद होगा, ठीक है ना, लगभग सभी को याद होगा कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में मेरे साथियों यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको समझाया था। पात्र निषेचन या फिर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है साथियों। या फिर यहाँ पर लिखा है कि सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए, बंधे दंपतियों को संतान प्राप्त हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ बताइए। यानी कि सहायक जनन तकनीकी, इसका मतलब होता है कि मतलब जिन महिलाओं के, ठीक है ना, उन गर्भ में बच्चा धारण नहीं होता है, जिनको आम भाषा में क्या बोलते हैं, बांझ बोलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ विधियां होती हैं। वो बांझ भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, उसके लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि IVF एक विधि है, GIFT गिफ्ट एक विधि है, ठीक है ना, जिप्ट गिफ्ट, ये सब विधियां हैं कि बांझ भी बच्चों को जन्म दे सकती है। यहाँ पर देखिए प्रखनली ट्यूब शिशु यहाँ पर होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कि वही सेम है IVF। अब यहाँ पर देखिए GIFT गिफ्ट हो गया एक विधि है, और यहाँ पर ICPI एक विधि है, कृत्रिम गर्भाधान एक विधि है। तो ये सभी दोस्तों विधियाँ हैं, इनको मैं आपको उत्तर जब कराऊंगा ना तो बहुत ही आसानी से कराऊंगा, आपको दोस्तों तुरंत ही याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से इसको याद हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी मेरे साथियों एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस केवल आपको समझना पड़ता है, ठीक है। उत्तर तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन जब आप समझ के लिखेंगे ना तो आपको बहुत ही छोटा लगेगा। उसके बाद में सेम क्वेश्चन, परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण कैसे करेंगे, एक प्रकार से ये भी निबंध होता है, ठीक है ना। तो वो सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैंने बताया था, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है साथियों। बस इस लेसन में आपको केवल इतना पढ़ना है। उसके बाद में हमारा लेसन नंबर 4 आ जाता है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे जो है ना काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ दोस्तों। आपको वंशागत क्या होता है और अनुवांशिकी क्या होता है। वंशागत को हम अनुवांशिकता भी कहते हैं। तो आपको तैयार कर लेना है कि एक इसका डिफिनेशन केवल आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही आसानी से कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, और दोस्तों यहाँ पर संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है साथियों, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन यहाँ पर आप मत पढ़िएगा, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, तो ऐसे रोग जो पिता से हाँ बच्चों में जाते हैं उन रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। अब साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, गुणसूत्र कितने होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो वहीं पर आ गया था, परीक्षण संकरण और यानी कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है साथियों। लिंग निर्धारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। डाउन सिंड्रोम, जितने कुछ सिंड्रोम आपके एग्जाम मतलब दिए हैं ना
आपके सिलेबस में वो सिंड्रोम सभी इम्पोर्टेंट है, जैसे टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये तो मैंने आपको करा ही दिया, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है ना, तो इसको तो आपको तैयार ही करके जाना है। उसके बाद में मेरे साथियों यहाँ पर आपको कुछ अंतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, एक संकर और द्वितीय संकर में, तो इसको आप कर लीजिएगा, एक संकर और द्वितीय संकर में क्या अंतर होता है। और दोस्तों जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर होता है, आप ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको भी मैं ना बहुत ही अच्छे से इसका उत्तर कराऊंगा दोस्तों, आपको जो है तुरंत दोस्तों याद हो जाएगा, ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एनीमिया, जो हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसी में क्वेश्चन आता है बहुजीनी वंशागत क्या होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्लाइनेफेल्डर्स एक सिंड्रोम होता है, आपको ये भी तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको मेंडल के तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे ना, ठीक है ना, कौन कौन से नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र विभवन का नियम और पृथक्करण का नियम, जिन्हें हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीनों नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों। आगे यहाँ पर बात करेंगे, आगे आपको क्या पढ़ना है, तो इधर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, लिंग निर्धारण तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन लिंग निर्धारण जो होता है ना, लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है साथियों। उसके बाद में लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस दोस्तों अब नहीं है शायद, हाँ बस इतना केवल आपको दोस्तों तैयार कर लेना है, ठीक है साथियों। और अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 5 आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक लेसन से लेकर, ठीक है ना, 4 लेसन तक जो मैंने आपको बताया है, जितने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया है, उसके उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे। तो मेरे साथियों इसका जो उत्तर है ना, बहुत ही आसान शब्दों में तुरंत दोस्तों वीडियो में ही याद हो जाएगा, लगभग आपको मैं ये दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसका जो उत्तर है ना, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, या तो वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर मेरे साथियों एक लेसन से 4 लेसन तक जितने सभी क्वेश्चन बताए हैं उनके उत्तर या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा ना, जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो उसमें जो पहला कमेंट होगा उस पर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वीडियो आ जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। तो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों एक वीडियो में आपको 4 लेसन कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में आप उत्तर देखिएगा, उसके बाद में मैं फिर 10 लेसन तक जाऊँगा, उसके बाद फिर 3 पार्ट में आपका सभी कुछ खत्म हो जाएगा और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, और दोस्तों आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।